पर है और आप सभी इस शब्द से सुपरिचित हैं, बहुत ही परिचित हैं। मेरे ख्याल से इस विषय में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल कई तरीके के आते हैं। लोगों के मन में होंगे, हमारे स्टूडेंट्स के मन में होंगे, जो यहाँ पर हैं, काजल और गौरव और राज, इस तरीके के लोग, कि माँ की परिभाषा, माँ की जरूरत, माँ के प्रति आदर भाव, ये नए परिवेश में कैसे बदल रहा है। एक तो ये सवाल सबके मन में आता है आजकल, खासकर नए बच्चों के मन में। और दूसरा कि चूंकि हम लोग कई लोग यहाँ पर हैं जो अलग अलग तरीके से माँ को जानते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हिंदुत्व में माँ की परिभाषा क्या है, शकील साहब हैं, इस्लाम में माँ की परिभाषा क्या है, हम लोग बाहर रहते हैं, यहाँ पर माँ को कैसे ट्रीट करते हैं, किस तरीके से उसको बुलाते हैं, आदि कई चीज़ों के बारे में बातचीत हो सकती है। लेकिन मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप में से जो लोग हैं जिसके मन में भी माँ के विषय में कोई सवाल हो, उससे पूछा जाए, क्योंकि माँ पर बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। हर कोई माँ पर कविता लिखता है। मदर्स डे आया था लास्ट महीने, पिछले माह, तो लोगों ने बड़े उत्सव मनाए थे कई जगह। अब भारत में भी मदर्स डे बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन माँ की परिभाषा भारत में कैसे बदली है, हम लोग माँ को अब किस तरीके से देखते हैं और कैसे उसका आदर करते हैं, तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप में से कोई सवाल पूछे, ताकि वहां से इसकी शुरुआत हो कि आपके मन में क्या सवाल है माँ के बारे में। क्योंकि माँ तो आप जानते हैं, लेकिन माँ के बारे में सवाल क्या है, कुछ तो चीज होगी आपके मन में जो आपको यहाँ लाई होगी, तो जरा बताएं, उसके बारे में पूछें, कोई भी। जब तक आप ये सोच रहे हैं, मैं बताता हूं कि यहाँ अमेरिका में मैं पिछले 43-44 वर्षों से हूं, और किस तरीके से माँ का जो इमेज है वो अलग अलग प्रांतों में यहाँ है, और कैसे इन 40-45 वर्षों में बदला है। मैं जब पढ़ने आया था यहाँ पर, तो अमेरिका का जो मध्यवर्ती प्रांत हैं, जो जिसको हार्टलैंड ऑफ अमेरिका बोलते हैं, वो हिंदुस्तान की तरह बड़ा ही कंजर्वेटिव जगह थी। जैसे हम लोग माँ का बहुत आदर करते हैं, उसको पूजा करते हैं, उसकी कुछ इस तरीके की भावनाएं लोगों के मन में थी। और मुझे वो इसलिए मालूम है कि मेरे जो प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ, उनका नाम था डॉक्टर लरू, और वो आयोवा के थे। और आयोवा एकदम बीच में है अमेरिका की एक तरह से, और जिस तरीके से वो अपनी माँ के साथ व्यवहार करते थे, एकदम वही व्यवहार हम लोग अपनी माँ के साथ भारत के गांव में करते थे। कभी उससे गुस्सा होते थे, कभी उसको प्यार करते थे, लेकिन हमेशा उसका आदर करते थे। और वो हमेशा हम लोगों के पीछे रहती थी, इन द सेंस कि स्कूल भेजना है तो जल्दी से खाना बना के भेजना है, पढ़ाई नहीं हो रही है तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो, उसके डांटना है, सुबह उठाना है कि पढ़ो। ये सब चीजें वो मुझे बताते थे कि उनके यहाँ भी होता था। मैंने देखा है अब उन्हीं जगहों पर वो परिभाषा एकदम बदल गई है। कुछ हद तक माएँ और बेटे, खासकर इसलिए भी कि समाज ज्यादा माइग्रेटरी हो गया है, मतलब नौकरी करने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, तो माँ अलग थलग पढ़ने लगी है। तो ये माँ का अलग थलग पढ़ना किस तरीके से दिखता है वो बताता हूं आपको। माँ बहुत हद तक अपने में व्यस्त रहती है, उसके अपने क्लब हो जाते हैं, चाहे वो बूढ़ों के क्लब हों या उस उम्र के जो दूसरे लोग हैं उनके क्लब हों, या उस डिनोमिनेशन के जो लोग हों, जैसे चर्च जिसमें जाते हैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, बशर्ते कि अपने बेटे बेटियों के, क्योंकि बेटे बेटी वहां नहीं है।
पहले वो भी कृषि प्रधान जगह थी, तो इसलिए परिवार संयुक्त था, जैसे हमारे गांव में होता है, हर कोई साथ रहता है। तो वहां पर बूढ़े लोग जो हैं बच्चों की देख रेख करते हैं, जवान लोग काम करने जाते हैं। कुछ उसी तरीके की बात वहां थी, लेकिन अब वो भी बिखर गया है, क्योंकि हर लोग बाहर चले गए हैं काम करने। तो कहने का मतलब ये है कि 40-45 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है, वो उससे माँ अलग थलग पड़ गई है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी यही स्थिति है, और हम चाहेंगे कि कोई इस पर कोई कमेंट करे कि क्या यही स्थिति हिंदुस्तान में भी है, या दूसरे तरीके के दूसरे तरीके से लोग देखते हैं। वो मुझे जरा बताएं। मैं देख रहा हूँ कि कृपाल गौरव जी ने अपना हाथ उठाया है। गौरव जी बोलिए। जी, बिल्कुल। सबसे पहले सबको नमस्कार और प्रणाम। अ, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और निश्चित रूप से बहुत सारा कुछ बदला है। लेकिन आई थिंक जो मुझे समझ में आ रहा है उसमें ये है कि टॉपिक में माँ को थोड़ा-सा विक्टिम टाइप का दिखाया जा रहा है, जहाँ पे कि मतलब समाज में माँओं की स्थिति बहुत धीरे-धीरे खराब हो रही है। अ, मतलब बेशक ये एक पहलू है, लेकिन मेरा ध्यान एक और पहलू की ओर, मतलब इसका जस्ट अपोजिट पक्ष कि ये कहाँ से शुरुआत हो रहा है। और आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, मैं अपने गाँव की बात करना चाहूँगा, जहाँ पे मेरे घर के सामने एक स्कूल है। और उस स्कूल में मतलब हॉस्टल टाइप का स्कूल है, और वहाँ पे मतलब 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं, और उनको देखने के लिए, मतलब उनके देख-रेख के लिए मात्र 2-3 लोग हैं, और उन बच्चों का कंडीशन बहुत खराब है। उन बच्चों को मैं रोज़ देखता हूँ, और मैं वही सोचता हूँ कि इनके माँ-बाप का सोच क्या क्या होगा? कैसे कोई 4-5 साल के बच्चे को अपने घर से अलग कर सकता है पढ़ाई के नाम पे? या क्या क्या पढ़ाई इतना ज़रूरी हो, मतलब हो गया है कि जिस ऐज में बच्चों को सबसे ज़्यादा माता-पिता की ज़रूरत होती है, वहाँ पे इस तरह के। और ऐसा नहीं है कि माता-पिता बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, हो सकता है कि पिता इस काम में व्यस्त हों, लेकिन माता एकदम साधारण गृहिणी है, वो घर का काम-काज देखती है। तो उस तरह की स्थिति है, और ये आजकल का ट्रेंड है। आस-पास इसी विषय पे चर्चा करने के बाद एक कॉमन कन्क्लूज़न निकल कर के आया है कि जिस तरह से हमारा जनरेशन बदल रहा है, और आजकल के जो नए-नए माँ-बाप हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। उनको ज़िम्मेदारी अपना ज़िम्मेदारी किसी और पर देने की आदत हो गई है। और मतलब एक बार बच्चे को हॉस्टल में भेज दिए, शुरुआत में बच्चा को बहुत दिक्कत होता है। वो रोता है, और फिर वो बच्चा 2-3 महीने में अपने आप को एडजस्ट कर लिया करता है, वहाँ पे हॉस्टल में अपना दोस्त बना लिया करता है, और वो धीरे-धीरे अभ्यस्त हो जाता है। आप इमेजिन करिए कि किसी एक बच्चे का लाइफ इस तरह से शुरू हो रहा है, उसका अपने माता-पिता के प्रति क्या क्या लगाव रहेगा। आज मैं कहीं पे ऐसे ही पढ़ रहा था, एक आर्टिकल, उसमें ऐसा था। ये मैं अभी तक गाँव की बात कर रहा था, जो गाँव गाँव में स्थिति है, और ये नॉर्मल ट्रेंड है। शहर में क्या क्या है कि शहर में माता-पिता के पास एक बहुत बढ़िया एक्सक्यूज़ होता है, क्योंकि माता-पिता वर्किंग होते हैं, और उनके पास होता है क्या कि बच्चों को पालने के साथ-साथ उनके लिए करियर इम्पोर्टेंट है। तो उसमें होता क्या है कि बेबी सिटर का कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में पहले से होगा, भारत में भी अब धीरे-धीरे शहरों में, और धीरे-धीरे अब छोटे-मोटे जो शहर हैं, वहाँ पे भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आने लगा है कि बच्चों को पालने की ज़िम्मेदारी दाई या इस तरह के लोगों पे धीरे-धीरे आ गई है। हो सकता है कि जब घर में लोग हों, उसके सामने जो दाई या जो बाहर के लोग हैं, जो कि उसको आई मीन उसका देख-रेख कर रहे हैं, वो सही से ट्रीट करें। लेकिन जब घर के माँ-बाप बाहर चले गए, तो फिर उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, इसके लिए
कुछ-कुछ वीडियो वगैरह वायरल हुआ था और उसमें वो चीज़ क्लियरली दिखता है। तो यहाँ पे ये सारी बातें बोलने का पर्पस यही है कि एक जो जब टाइम होता है, जब बच्चों को माँ-बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे जो आजकल के नए माँ-बाप हैं, उनके लिए अपना टाइम, अपना मतलब स्पेस, ये सब इम्पोर्टेंट होता है और करियर। वही बच्चे जब बड़े होते हैं, उनका माता-पिता से लगाव कम होता है और उस समय फिर माँ-बाप जब बूढ़े होते हैं, तो उन उन बच्चों के लिए भी उस समय अपना करियर इम्पोर्टेंट होता है और वो एक ऐसा भी एग्ज़ाम्पल है कि माँ-बाप एकदम बूढ़े हैं, ज़मींदार परिवार से हैं और उनका बेटा अ, अमेरिका चला गया है पीएचडी करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भारत में आजकल पीएचडी नहीं होता है या मतलब किसी भी तरह का पढ़ाई नहीं होता, लेकिन उस बच्चे के लिए अपने बूढ़े माँ-बाप की ज़रूरत और अ, अपना करियर दोनों के बीच बैलेंस बनाने का विकल्प है। लेकिन फिर वही है कि वो अपना करियर देख रहा है और माँ और अपने पेरेंट्स को वहीं पे छोड़ दिया है और वो उसके भी पेरेंट्स किसी तरह जी रहे हैं। तो मेरा जो इसका कन्क्लूज़न बस यही है कि अगर माता-पिता अपने बच्चे को बचपन से ही सही संस्कार और एक लाड़-प्यार और उस तरह का अटैचमेंट और जो भी होता है, जो भी उसका ज़रूरत है, वो सब कुछ प्रॉपरली देते हैं। प्लस अगर घर में इस तरह का माहौल है कि जो माता-पिता हैं, बच्चा है और माता-पिता के भी माता-पिता तीनों पीढ़ी के बीच एक प्रॉपर मतलब सामंजस्य है और आदर भाव है, तो बच्चा उसी चीज़ को देख कर के सीखेगा और कितनी भी विपरीत परिस्थिति होगी, कितना भी करियर को लेकर के कुछ और कंपल्शन होगा, वो अपने ज़िम्मेदारी से कभी नहीं भागेगा। लेकिन अगर किसी परिवार में इसी तरह का अपब्रिंगिंग हुआ है और वो बचपन से ही इस तरह का देखते आया है, उसको जब छोटा था तभी उसको हॉस्टल में छोड़ दिया गया, तो वहीं से उसका डिटैचमेंट होता है और फिर वो अपनी ज़िम्मेदारी की उसको समझ भी नहीं होती है और फिर इस तरह का प्रॉब्लम आगे चल के होता है। तो मैं अपना बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आगे इस पे अगर कुछ ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो अभी काजल काजल, ने सॉरी तुमसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, फिर तुम बोलना। यह जो आज का टॉपिक दिए थे हम, उसमें मेरा विचार, दृष्टिकोण फिलोसफिकल था। और आप लोग जो बोले, सुरेंद्र जी बोले और गौरव जो बोल रहा है, आप लोग व्यवहारिक बातें किए और जो समाज में प्रॉब्लम आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उसके बारे में बात की। वो बहुत रेलिवेंट है और वो भी फिलॉसफी से जुटना चाहिए। मैं जो सोच रहा हूं कि माँ को हम डिफाइन कैसे करें, अगर डिफाइन करना हो माँ को, तो मेरे हिसाब से माँ वो चीज, वो व्यक्ति, वो वस्तु है जो आपको अनकंडीशनल लव देता है। वो कंडीशन नहीं रखता कि मेरा बेटा सुंदर होगा तो मैं प्यार करूंगा, मेरा बेटा तेज होगा तो मैं प्यार करूंगा, मेरा बेटा स्पोर्ट्स में फर्स्ट आया तो प्यार करूंगा। वो अनकंडीशनल लव देता है और वो लव के बदले किसी चीज की उम्मीद नहीं करती है। करती है, मैं करता भी यूज कर रहा हूं, क्योंकि माँ मतलब फीमेल होना जरूरी नहीं है। और अपने संस्कृति में माँ शब्द का प्रयोग बहुत चीज के लिए किया गया है। भारत माँ, भारत की माता, भारत माता के रूप में, क्योंकि भारत हमको अनकंडीशनल लव देता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। सरस्वती माँ, गंगा माँ, यमुना माँ, गाय को हम माता मानते हैं, तुलसी को माता मानते हैं। तो ये सब जो देवी देवताओं को माता मानते हैं, तो हमारा ये विश्वास है कि माँ, शब्द माँ एक अनकंडीशनल लव को दर्शाता है। एक ये पहलू पे मैं सोच रहा था हम लोग बात करेंगे। और जहां वो अनकंडीशनल कंडीशनल हो जाता है, वहां पे जो गौरव बताया या तिवारी जी आप बताए,
वो विपरीत परिस्थिति विकृति आती है समाज में और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। हम भी अमेरिका में 20 साल 22 साल हो गया, हम भी देख रहे हैं क्या चीज, इसका क्या नतीजा होता है। गोली चलती है, 15 बच्चे इधर जाओ, और इतने लोग मर जाते हैं, ये होते हैं, जो भी होता है, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा पहलू उसका जो है, जो अनकंडीशनल लव लेता है उसका क्या कर्तव्य बनता है। तो उसका कर्तव्य मेरे हिसाब से उसी को हम कृतज्ञता, कृतार्थ बोलते हैं, और उसका एक्सप्रेशन जो हम करते हैं उसको हम पूजा बोलते हैं। तो इस दृष्टिकोण पे अगर आप लोग चर्चा करें, जो पहलू सुरेंद्र जी और गौरव जी बताए उसको जोड़ते हुए, और जो बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ, अनकंडीशनल लव वन साइड से, और कृतार्थ, कृतज्ञता व्यक्त करना यानी पूजा करना दूसरी तरफ से, इसको भी आज के डिस्कशन में हम इंक्लूड करना चाहते हैं। अभी मैं जिस जगह हूँ वहाँ मेरे को बोलने में प्रतिबंध है, इसलिए मैं मुंह बंद करता हूँ और आप लोग बात कीजिए, मैं म्यूट हो जाता हूँ। तो काजल ने हाथ उठाया था, हाथ नीचे कर लिए। काजल, अगर तुम बोलना चाहती हो तो बोलो, और फिर राज बोलना चाहते हैं सत्यम नाम से। काजल। हाँ जी सर, सभी को सबसे पहले प्रणाम। मैं बस ये कहना चाहती हूँ बता रही थी कि किस तरह से सोसाइटी में बेटा काजल, तुम्हारी आवाज टूट रही है, थोड़ा सा 8-10 फीट इधर उधर जाओ, देखें जरा साफ होती है तो। हेलो, अभी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ है, बोलो। थैंक यू सर। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी सर कि जैसे कि अभी भैया ने बताया कि जैसे सोसाइटी के तौर तरीके के अनुसार आज की मॉडर्न माँ है, भैया की बातों को जोड़ते हुए, कि वो अनकंडीशनल उतना लव नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों पे, वो क्योंकि उनको अपना खुद का करियर बनाना होता है और सोसाइटी के अनुसार चलना होता है। तो मैं बताना चाहूँगी, मैं खुद ही मदर हूँ इस मॉडर्न सोसाइटी की, और मेरे भी 2 बच्चे हैं, अभी छोटे-छोटे हैं। ज़्यादा उम्र नहीं है, एक 4 साल के हैं और एक 7 साल का बच्चा है मेरा, और मैं भी वर्किंग वूमेन हूँ। बट जहाँ पे वो माँ वाला बात आ जाती है ना, तो मैं काम भी अगर करके आती हूँ घर, तो मेरे मन में ये नहीं रहता है कि मेरे बच्चे जो हैं, उनके लिए मैं कुछ ना करूँ, मैं रेस्ट करूँ, ये करूँ, चाहे हम कितने भी थके हों। लेकिन जब माँ और माँ की बात आती है ना, तो वो सारी थकान बच्चों का चेहरा देखने से और उनका जो दिन भर का एक्सपीरियंस था हमारे बिना, वो जब वो अपने बताते हैं और दिन भर की कहानी सुनाते हैं, पिटारा खोलते हैं कह सकते हैं, तो वो सुनने के बाद आपकी ममता जो होती है वो उन पे उमड़ पड़ती है। और इसलिए मैं बच्चों की बातें सुनती हूँ और उन्हें समझती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ। इसलिए भी सुनती हूँ क्योंकि जो समय में मैं काम कर रही थी और बाहर थी, उस समय में उन्होंने मुझे कितना मिस किया, मैंने उन्हें कितना मिस किया, वो बता पाते हैं। हालाँकि ऐसा भी है कि हम जब ये बातें मेरे भी मन में आती है एज़ ए मदर, कि सोसाइटी में और भी मदर्स जो बच्चों को छोटे-छोटे उम्र में छोड़ देते हैं हॉस्टल में पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ मेरे मन में भी आती है, और डिफ़िकल्ट है वर्किंग वुमन होना, साथ में एक माँ का रोल प्ले करना, प्ले नहीं, माँ बने के और उनकी सारी चीज़ों को कंप्लीट करना, उनकी सारी जितनी डिज़ायर्स हैं उनको समझना, उन्हें बताना, ये बहुत मुश्किल होता है एज़ ए एक वुमन। जब आप कर रहे होते हैं ना ये चीज़, तो आप बहुत चाहे आपके पास कितना ही सपोर्ट हो, लेकिन जब इस जगह पे आप आते हैं ना, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाता है उनकी सारी चीज़ों को ये करना। और मुश्किल यहाँ आती है कि उनकी पढ़ाई भी इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, उनके संस्कारों में भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मैं काम भी करती रहूँ, मैं वर्किंग वूमन में का भी टैग लेके चलूँ,
और मैं ये भी टैग लेके चलूँ अपने बच्चों से कि बेस्ट होती है माँ। लेकिन ये हम बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की खुद की लाइफ होती है और उनको उनके हिसाब से जीना पसंद है। तो हम उस पे ऐसा नहीं कर सकते, मैं मम्मी हूँ तो मैं ऐसा बोल रही हूँ तो आपको ऐसा ही करना है। उनका क्योंकि उनका जो पर्सनैलिटी है वो निकल के नहीं आ पाता है। तो इसलिए एक एज़ ए मदर की जब बात होती है, तो हम ये हमेशा ये सोचते हैं कि हम मुझसे मेरी माँ ने जब मुझे इतनी उम्र में खुद की मेरी माँ भी वर्किंग वूमेन थी और उन्होंने भी मुझे इसी तरह पाला है। वो दिन भर काम करती थी, शाम 8 बजे आती थी घर और सवेरे फिर 9 बजे काम को निकल जाती थी। लेकिन उस सिचुएशन में हमारी भी कुछ ऐसे घर की सिचुएशन थी जिसमें मम्मी को करना पड़ता था और वो चीज़ हम समझते थे, क्योंकि मम्मी की इमोशंस हम समझ पाते थे। तो उस प्रकार से जो मॉडर्न बच्चे हैं ना, वो और भी कहते हैं ना टैलेंटेड हैं। एक तरफ से मान सकते हैं उनको थोड़ा कम मिल रहा है प्यार माँ का, समय कम दे पा रही है, लेकिन जितना भी दे रही है बच्चों के लिए वो वैल्यू करता है, वो दिखता है, वो ग्रैटिट्यूड बच्चों की आंखों में दिखता है। तो एज ए मॉडर्न और रूढ़िवादी कह सकते हैं हम, ये मायने नहीं रखता है। जब मेरी माँ थी तो मेरे आंखों में भी माँ के लिए वही प्यार था और आज मेरे बच्चे हैं तो मैं अपने बच्चों के आंखों में वही प्यार देख पाती हूँ। तो यही होता है माँ का प्यार। और दूसरी बात, हमारी जो भारत माँ है, जिसकी धरती पे हम जीते हैं, हम धरती को भी धरती माँ क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा भार संभाल रखा है और वे धरती माँ ही है जिसमें हम कितना भी भार दें और कितनी भी चोट दे दे, लेकिन वो माँ कभी नहीं फटती नहीं है, हमेशा सहती है। तो एक माँ का जो होता है ना, वो हमेशा आपका वो स्पेस होता है, मेरा भी वो स्पेस है कि लाइफ में कितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए, वहाँ आकर के आप रो सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। भले ही माँ पढ़ी लिखी ना हो, सॉल्यूशन ना दे पाए, लेकिन जो सहानुभूति और जो उस समय का आपको सपोर्ट चाहिए, वो माँ दे पाती है। इसी तरह जब हम भारत माँ की बात करते हैं, तो जो हमारी भारत माँ है ना, उसके लिए हम मर मिटने को तैयार है और हमारे जितने भी भाई और बहन हैं, जो हमारी भारत माँ के सीमा पे रक्षा करते हैं, वो क्यों इस तरह के हैं? क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि हम ऐसा नहीं कि भारत माँ है तो वो हमें कुछ भी, उनके मन में ये रहता है कि हमें भारत माँ के लिए क्या करना है। एक साइडेड प्यार, लव जो भी आप समझ सकें। तो माँ मेरे नज़रिए में एज़ एक मॉडर्न माँ, मेरे नज़रिए में जब भारत की मैं एक वुमेन हूँ, तो मेरे लिए माँ का मतलब होता है जितना हो सके उतना वो स्पेस जहाँ हम सब चीज़ कह सकें और वहाँ से जितना हो सके हमें प्यार मिले, हमें सपोर्ट मिले। साथ ही वो ये नहीं एक्सपेक्ट नहीं करना है कि माँ है तो सब चीज़ करेगी, नहीं। खुद ऐसा बिल्ड करने में माँ हमें मदद करती है जिससे कि कल को हम किसी का भार उठा सकें। तो मैं बस अपनी बातों को यही विराम देना चाहूँगी और मेरे नज़रिए में मेरे माँ का ये नज़रिया है। थैंक यू। राज, काजल बहुत अच्छी बात आपने कही। एक सेकंड राज, मैं एक सेकंड कुछ कहना चाहता हूँ, फिर राज आप कहना। आपने बहुत देर से अपना हाथ उठाया है। काजल, मुझको बहुत खुशी है कि आप यहाँ आई हैं, इसलिए कि आप एकमात्र अटेंडेंट हैं यहाँ पर जो कि इसको सही तरीके से समझती हैं, क्योंकि आप एक माँ हैं और ये टॉपिक जो है वो आपके लिए आपके द्वारा ही हम लोग सीखेंगे। तो इसलिए मुझको बहुत ही खुशी है कि आप यहाँ हैं और आप अभी जिंदगी के उस क्रॉस रोड पर हैं और समाज के उस क्रॉस रोड पर हैं जब माँ की परिभाषा धीरे धीरे बदल रही है। आपकी माँ भी गृहिणी थी, आप भी गृहिणी हैं और दोनों आप लोग करियर वुमन भी थी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो परिभाषा बदल रही है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे हम। पहले राज का वक्तव्य सुनते हैं, राज का सवाल सुनते हैं। राज। यस सर, सबसे पहले तो सबको नमस्कार सर। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कपिल गौरव सर ने जो कहा कि उनके घर के सामने एक हॉस्टल है और वहाँ पे 4-5 साल के बच्चे रहते हैं, इस पे सर मैं ये कहना चाहूँगा कि रामायण में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और उनके दोनों भाई जब आई थिंक
8 इयर्स के थे तब उनको जनेऊ देके आश्रम को भेजा गया था। तब भी उनकी माँ रो रही थी उनको विदा करते समय। तो हमारे माता-पिता हमें कहीं पे भी अगर अकेला छोड़ते हैं तो सिर्फ़ यही सोच लेके कि हम कुछ सीखेंगे ज़िंदगी को जीने का तरीका। मैं भी 3 साल हॉस्टल में रहा था, तो मेरे माता-पिता ने भी यही सोच के मुझे वहाँ भेजा था कि मैं सीखूँगा कि ज़िंदगी अपने सहारे पे या खुद के दम पे कैसे जिएँगे अगर कोई हमें सहारा नहीं देगा तो। और दूसरी बात सर, अब अगर महाभारत में देखें तो दुर्योधन के 100 भाई थे। मैं उन दुर्योधन की माँ का नाम भूल रहा हूँ, कोई बता सकता है? दुर्योधन की माँ का नाम था गांधारी। हाँ सर, गांधारी के 100 बेटे थे सर। तो इस चीज पे मेरा एक सवाल है कि जब गांधारी के 100 बेटे मरे, लेकिन जब दुर्योधन मरा तो उसको सबसे ज्यादा दुख दुर्योधन के मरने पे ही हुआ, लेकिन उन सब बेटों के मरने पे उसको उतना दुख नहीं हुआ। और लास्ट में जब वो कुरुक्षेत्र जाती है तो आखिर में वो अपने सारे बेटों के लाशों के ऊपर चढ़ के वो बैर का फल खाती है। तो कृष्ण भगवान जो लास्ट में उसको कहते हैं, तो धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता चला आ रहा है, माँ का त्याग अपने पुत्रों के प्रति कम होता जा रहा है। और लेकिन सर माँ तो सब कुछ है, आखिर हर समस्या में वो और हर दुख में उसी की याद आती है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि माँ के बिना ये दुनिया अधूरी है सर। राज, बहुत बहुत अच्छी बात तुमने कही और बड़ा अच्छा उदाहरण तुमने दिया कि दशरथ ने, कौशल्या ने और बाकी माताओं ने भी पुत्रों को भेजा था गुरुकुल में। वो कुछ आज के हॉस्टल जैसा है, कह सकते हो। किसी और का कोई कमेंट है इस पर? काजल बोलिए। ये सर बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी भैया ने हमें बताया है कि क्योंकि गांधारी भी एक माँ थी, और ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं अभी हूँ तो शायद मैं अभी ये चीज़ सुन के फील कर पाती हूँ। तो मैं बस एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने जैसा बताया मुझे, आपने एक प्रश्न किया कि वो बाकी उनके बेटे मरे तो उनको इतना दुख नहीं हुआ, और दुर्योधन मरा तो उनको बहुत दुख हुआ। तो मैं बस आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, आप प्लीज जवाब दीजिएगा अनम्यूट होकर के। आप अपनी दोनों आंखों में से कौन सी आंखों को ज्यादा प्यार करते हैं, या कौन सी आंखें आपके दोनों में से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बताना चाहेंगे आप? काजल, आप हमसे पूछ रही हो राज नहीं से? नहीं, मैं भैया से पूछ रही हूँ। हाँ हाँ राज बताओ। सर मैं तो दोनों आंखों को प्यार करता हूँ। बस एग्जैक्टली भैया ऐसा ही होता है। माँ के चाहे 100 पुत्र हो, चाहे एक हो, चाहे 2 हो, आप जिस तरह अपनी एक आंख से ज्यादा प्यार और एक आंख से कम प्यार नहीं कर सकते ना, उसी तरह माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता। ऐसा नहीं कि जब उनके 100 पुत्र मरे थे तो उनको तकलीफ नहीं होती। भले हमने हमारे जो एपिसोड और जो चीजें हमें सुनाई जाती, दिखाई जाती हैं, हम उस पर भी ज्यादा बिलीव करते हैं। बट जब आप एज एक मदर सोचेंगे ना, आपने अपने शरीर के अंग के बारे में ही देखा, वो भी माँ का ही अंग होता है, बच्चे भी माँ के अंग होते हैं। तो आप जैसे भैया बोले ना कि मैं दोनों ही अपने आंखों को बराबर प्यार करता हूँ, मैं चुन नहीं सकता। इसी तरह गांधारी माँ जो थी, उनके लिए भी उनके 100 पुत्र में जब जब एक पुत्र मरते थे ना, उनको उतना ही तकलीफ होता था। ये बात अब मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि माँ के लिए ना कोई भी बच्चा ये नहीं होता कि तुम छोटा है, तुम कमजोर है, तो तुम मर जाएगा या कुछ हो जाएगा तो तुमको तकलीफ नहीं होगा क्योंकि मेरा स्ट्रांग बेटा जिंदा है। ऐसा कभी नहीं होता है। बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों के लिए माँ के लिए माँ का ममता होता है ना, वो बराबर होता है। तो आई होप मैं आपका यही चीज क्लियर कर पाई हूँ। मेरे साइड से इतना ही था सर। ओके, गौरव तुम कुछ कहना चाहते थे? गौरव जी। ये गौरव ने हाथ उठाया था, वो राज कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था अखिल राजन को। गौरव बोलो।
गौरव बोल नहीं रहे थे। जी, सबको मेरा प्रणाम। मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ माँ को जननी सब सबसे ऊपर उनको मतलब दर्जा दिया जाता है, और माँ का प्यार जैसे शिव सर ने बताया कि वो अनकंडीशनल होता है। वो चाहे उसका बेटा काला हो या तेज नहीं हो या चाहे कैसा भी हो, वो अनकंडीशनल करती है अपने। और एक मतलब गाने में ऐसे कहा गया है कि पुत्र को हो सकता है लेकिन माता होती। तो जैसे बहुत लोगों ने बताया कि अभी जो दौर चल रहा है उसमें माँ अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रही है, बच्चे से उतना जुड़ाव नहीं है, ये सही है, लेकिन दे पा रही है, लेकिन वो जो बच्चे से जो जुड़ाव है, वो प्यार है, वो कम नहीं होता। जब वो वापस आती है अपने काम से अपने घर पे, तो वो अपने बच्चे दिन का वो किया, खाना खाया टाइम से, यानी कि सब पूछती है। और उसको मतलब उस मतलब सारे दिन काम से कोई थकान का महसूस नहीं होता है, क्योंकि उसके अपने बच्चों को अपने पूरे करनी। हमारे यहाँ अभी जो मतलब जो है परी है, और माँ का जो बच्चों से लगाव है अभी भी वो बहुत ज्यादा है। That's all. अखिल जी आप कुछ कह रहे थे। जी हाँ। हाँ, मैं कुछ कह सकता हूँ। एक मिनट शकील जी, एक मिनट। अखिल जी कुछ कह रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी शकील साहब। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ जी रहा था जी कि ये आप आज का जो टॉपिक है ये वाकई बहुत ही फिलोसॉफिकल टॉपिक है, और इसके ऊपर में कितनी भी बात की जाए शायद वो पूरी ना हो पाए। लेकिन ये कोई मैं एक अपने इस्लाम के रोशनी में एक किस्सा बयान कर रहा हूँ कि एक बार हमारे प्रॉफिट मोहम्मद से किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे सबसे प्यारा कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि माँ। उसके बाद फिर उसने पूछा कि उसके बाद कौन है, फिर उन्होंने कहा माँ। फिर तीसरी बार पूछा कि फिर कौन है, फिर भी उन्होंने माँ ही बोला। तो माँ का एक ऐसा दर्जा है जो उसको मतलब कि कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। कोई भी मतलब जो जन्म देती है माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है, वहीं से वो बच्चा शुरू होता है, और वो कैसे कैसे वो डेवलप करता है वो एक अलग स्टोरी है। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन वो माँ कितनी यातनाएं झेलती है, वो बच्चे को अपने वोम में रखती है। उसके बाद में जब जो लेबर पेन जो होता है, उसको लोग कहते हैं कि रीचर स्केल पे जो 6 का आता है, जो स्केल आता है, दैट पेन मतलब वो पेन जो है सो वो उसका सहन करती है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात मुझे याद आ रही है, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि एक बार किसी ज़माने में कुछ लोग जो है सो एक जंगल में फंस गए, और बहुत ही ज़्यादा जो है सो बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बहुत ही लोग लगा कि हम लोग अब मर जाएंगे। तो उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि भाई हम में से जो सबसे पायस आदमी है वो अब गॉड से प्रेयर करे कि ताकि उनका प्रेयर जो है सो गॉड सुन ले। तो उसमें से एक आदमी ने जो अपना किस्सा सुनाया कि वाई ही इज सो पायस,
वाई ही इज क्लेमिंग टू बी सो पायर, तो उसमें उन्हें बताया कि एक बार वो आदमी एक चरवाहा था जो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए बाहर जाया करता था और भेड़ बकरियों का दूध दूह करके लाता था, और वो अपने घर में आने के बाद में सबसे पहले अपनी माँ को पिलाता था और फिर अपने बच्चों को देता था। एक दिन जब वो लौट करके आया तो उसने देखा कि उसकी माँ जो है सो रही है, और उस और उसके बच्चे जो हैं दूध के लिए बिलक रहे हैं, लेकिन उसने माँ जो उसकी सो रही थी उसको उसने डिस्टर्ब नहीं किया और अपने बच्चों को बिलकने दिया। और जब तक सुबह हो गई और माँ उठी, तब उन्होंने पहले अपनी माँ को दूध पिलाया, तब अपने बच्चों को दिया। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो माँ का कोई भी रोल जो है ना, उसका मतलब कहीं से आप कोई भी चीज तो कह ही नहीं सकते हैं, मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए, जितना भी हो जाए। और हम लोग जो अपने मतलब सोसाइटी में जो कर पाते हैं, जो आज जो हम लोग सुनते हैं, क्या क्या बहुत सारे किस्से कहानियां सुनते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, मैगजीन में पढ़ते हैं, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, क्या क्या है, लेकिन इन सब चीज़ों को आप छोड़ दिए तो माँ का जो दर्जा है वो किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। यही मैं कहना चाहता हूँ। जी शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राज ने हाथ उठाया था। राज, आर यू स्टिल देयर? या राज बोलिए। सर मैं एक ही डिवाइस पे कनेक्टेड हूँ। मेरा एक भाई है, मतलब मेरा ममेरा भाई लगेगा, वो उसका नाम सत्यम, वो उसका प्रश्न है सर, वो बोलना चाहते हैं। बोलिए सर। मतलब सभी को नमस्कार, प्रणाम सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक ही माँ के दो बेटे हैं, और बड़ा बेटा को ये लग रहा है कि माँ छोटे बेटे से ज्यादा प्यार कर रही है, और छोटा बेटा को ये लग रहा है कि भैया से ज्यादा प्यार कर रही है। ये मतलब कंफ्यूजन। तो सवाल क्या है तुम्हारा सत्यम? तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, कोई सवाल पूछना चाहते हो, वो बताओ, खुल के बताओ क्या सवाल है। सर सवाल ये कि मतलब माँ को लग रहा है कि दोनों बेटे से मैं प्यार कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बेटे को लग रहा है कि माँ छोटे बेटे से ज्यादा प्यार कर रही है, कोई चीज ज्यादा उसे दे रही है, मुझे कम। और छोटे बेटों को लग रहा है कि भैया को ज्यादा दे रही है और भैया को ज्यादा मान रही है। तो अभी तुम शायद ये पूछना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी अखिल जी ने और काजल जी ने बताया कि प्यार माँ का बराबर ही होता है सब पर, ऐसा नहीं होता है किसी के लिए ज्यादा है किसी के लिए कम है। तो ये बेटों के समझ की बात है, और हम लोग देखते हैं अपने गांव में, अपने शहरों में कि ऐसा होता है। हमारे गांव में मैं भोगी हूँ, जानता हूँ उस चीज को कि ऐसा हुआ है, कई दृष्टांत हैं। तो इसलिए बराबर का प्यार माँ सबको देती है। इस पर ज्यादा आगे चर्चा करेंगे थोड़ी सी। मैं चाहता हूं कि इस पर किसी को कुछ बोलना है कि माँ का प्यार कैसे बढ़ता है, किसी पर ज्यादा किसी का कम, और भी कोई जोड़ना चाहता है इसको? हाँ हाँ, शिव कुमार जी। नहीं, काजल हाथ उठाई, काजल को बोलने दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। अच्छा, बोलो काजल बेटी। इस प्रश्न का मुझे लगता है अभी मुझसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि दिन भर में कम से कम 5-6 बार तो मुझे यही सुनने को मिलता है मेरे छोटे बेटे से, मम्मी तुम भैया को बहुत प्यार करती हो। और वो बड़े बेटे से सुनने मिलता है तुम उसी को ज़्यादा मानते हो। कोई भी चीज़ आई, अगर चॉकलेट आई, आइसक्रीम आई, या मीठा कुछ आया, कुछ भी आया पसंद का, या मैंने पैसे ही क्यों ना दे दिए उन्हें कुछ अपनी पसंद का खाने का, तो मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे 2 भागों में बाँट के रखना होगा, वरना मेरे बच्चे ये सोचे एक को दूँगी तो ये वो रोएगा, उसको दूँगी तो वो रोएगा। लेकिन जिस दिन ये दिन आएगा जब वो बड़े हो जाएँगे ना, तब उन्हें समझ आएगा ये बात कि मम्मी हमेशा यही सोचती थी कि दोनों को बराबर मिले, दोनों खुश रहें। ये कभी मम्मी नहीं सोची कि ऐसा ना हो, क्योंकि क्योंकि जो बड़ा बेटा होता है ना, क्योंकि माँ उसे ऑलरेडी मतलब कहते हैं ना बड़ा ही मानती है, क्योंकि उसके साथ बहुत समय दिया हुआ होता है माँ ने, और उसके बाद छोटे बेटे ने जन्म लिया होता है और फिर वो आया हुआ होता है। तो जो छोटा वाला बच्चा होता है ना, उसके लिए ये होता है कि वो सारी चीज़ें बहुत नई होती हैं।
सकती हैं और बड़े बेटे ने थोड़ा बहुत देखा होता है। तो माँ हमेशा ये एक्सपेक्ट कभी-कभी कर लेती है, मैं नहीं, मेरी जैसी और भी माँ हैं, मैंने देखा है कि बड़े बेटे को, बेटा तुम समझदार हो, तुम बड़े हो, तुम समझो। क्यों कहती है माँ? क्योंकि वो समझती है कि वो उससे बड़ा है, उसने वो चीज़ें पहले ही की हैं और उसे मिला है, लेकिन छोटे बेटे को अभी नहीं मिला है, उसके लिए नया है। और जो छोटे बच्चे हैं होते हैं ना घर के, उन्हें माँ या पिता की तरफ से थोड़ा ज़्यादा प्रेम इसलिए मिलता है क्योंकि वो छोटे हो रहे होते हैं। और इस वजह से बड़े बच्चे को कभी न कहीं ये लग जाता है कि मेरी हिस्से की जो खुशी है वो मेरे भाई को मिलती है। और जैसे ही बड़े बच्चे को क्योंकि माँ है, छोटे बच्चे को प्यार करेगी, बड़े बच्चे के लिए भी ममता रहेगी, तो उसको ये फ़ील आ जाता है छोटे बच्चे को कि मैं तो बाद में आया हूँ, मम्मी शुरू से उसी को प्यार करती है। अब आप देख सकते हैं ये जो सिचुएशन होती है ना, इसी में जो अभी हमारे भाई ने कहा कि ऐसा लगता है कि बड़े को लगता है उससे ज़्यादा प्यार मिलता है, छोटे को लगता है उससे ज़्यादा प्यार मिलता है। लेकिन कहीं न कहीं माँ खुद ही स्ट्रगल कर रही है, जैसे मैं स्ट्रगल करती रहती हूँ कि मैं दोनों को बराबर दूँ। लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना, हम भी इंसान हैं, उस बच्चे को खुशी करने के लिए दूसरे बच्चे को थोड़ा दिन नाराज़ करना पड़ता है, तभी दोनों में बराबर प्यार बढ़ता है। तो अभी शायद उनकी जो मम्मी और पापा हैं भैया के, वो भी यही चीज़ फेस कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा फीलिंग आ रहा है। लेकिन जब वो बड़े होंगे और ब ज़्यादा समझदार होंगे, जब वो खुद इस पड़ाव में आएँगे ना, तब उन्हें महसूस होगा कि नहीं, मम्मी दोनों को बराबर ही प्यार करती थी। तो ये चीज़ अभी ज़्यादा आई होप मैं समझा पाई कि ये क्यों होता है ज़्यादातर बच्चों में। बहुत अच्छी बात है काजल। शिव कुमार जी। नहीं, काजल जी ने जो बोला उसी को मैं दूसरे शब्द में बोलता हूँ। प्यार देने का मतलब जो सामने वाला है उसकी क्या जरूरत है उस पे निर्भर करता है। आज के दिन में मेरे पिताजी अगर मुझे प्यार करेंगे तो वो क्या देंगे मेरे को? आशीर्वाद के अलावा मेरे को क्या चाहिए उनसे? इसका मतलब, और एक मान लीजिए कि मेरा एक दूसरा भाई है जिसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वो भी बड़ा एडल्ट है, तो उसके लिए प्यार का मतलब होगा फाइनेंशियल, अब मेरे लिए प्यार का मतलब होगा आशीर्वाद। तो बच्चे को जो चाहिए वो माँ समझती है, इसलिए मैंने शुरू में बोला था माँ अनकंडीशनल लव करती है और उसको पता है कि किसको क्या चाहिए। अब उसकी क्षमता के अंदर जिसको जो चाहिए वो देना चाहती है, दे पाती है नहीं दे पाती है उसकी क्षमता पे निर्भर करता है। अगर काजल जी नौकरी कर रही हैं और एक बच्चे को 11 बजे लंच चाहिए तो कहाँ से दे पाएंगी? लेकिन अगर वो बड़ा हो या छोटा हो, एक दिन बीमार पड़ जाए तो काजल जी छुट्टी लेके जाएंगे उसके लिए। तो कहने का मतलब है कि बच्चे को क्या जरूरत है उसकी जानकारी माँ को होती है, और दूसरे बच्चे को लगता है कि ये काम माँ ने दूसरे के लिए किया इसलिए मेरे को कम प्यार करती है। एक ये दृष्टिकोण है देखने का इसको। दूसरा ये है कि जो इकलौता है शुरू में, और जब दूसरा बच्चा आता है तो उसको डेफिनेटली अपनी जो पुरानी वाली सुविधाएं थी, जो एक बिल्कुल एक व्यक्ति को प्यार मिल रहा था, वो थोड़ा तो बटेगा ही, लेकिन माँ बांट नहीं रही है। माँ कह रही कि किसको क्या चाहिए मैं उसको वो देती हूँ। मेरे को इतना ही ऐड करना था और साथ में टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। अब दूसरे दृष्टिकोण से हम देखना चाह रहे हैं। माँ के बारे में बात कर लिए, अगर माँ, अब मैं इस माँ शब्द का बृहत रूप में प्रयोग करना चाह रहा हूँ। अगर माँ धरती है, माँ भारत माता है, माँ तुलसी है, माँ गंगा है, यमुना है, जो भी है, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, जो भी माता है, जो आपको अनकंडीशनल लव करता है, आप उसके प्रति जो भाव रखते हैं उसको व्यक्त करने का तरीका को हम पूजा बोलते हैं। पूजा शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, पूजा का मतलब अपना अपना होगा। तो उसको व्यक्त कैसे किया जाए, और अलग अलग माँ है तो उसको व्यक्त करने का भी तरीका अलग अलग होगा। तो अब हम कृतार्थ और कृतज्ञता की बात करना चाहते हैं। जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड लव देता है उसके प्रति आप अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता एक मानवीय गुण है जो मेरे हिसाब से
मानवीय सभी गुणों में काफ़ी ऊपर आता है। तो कृतज्ञता पे अगर बात करें कि हम जो हमें प्यार करता है, जो हमारे लिए त्याग करता है, उसके प्रति हम अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें? सर इसको आभार मान सकते हैं क्या? आभार कैसे व्यक्त किया जाता है? हाँ, आभार कृतज्ञता में थोड़ा-सा फ़र्क है। अंतर है, हाँ, अंतर है। हाँ, थोड़ा-सा फ़र्क है, लेकिन आभार मान के भी ये बात कर सकते हैं कि अगर आप अपनी माँ को, आप गंगा मैया को, आप यमुना मैया को, आप सरस्वती माता को, आप तुलसी माता को, आप भारत माता को प्यार करते हो, क्योंकि वो आपके लिए कुछ करते हैं, तो आप उनके प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें? या आभार कैसे व्यक्त करें? हाँ, ये आसान रहेगा। जी। चलिए मैं टॉपिक को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। कृतज्ञता या आभार व्यक्त करने का जो इफ़ेक्ट होता है साइकोलॉजी पे, आदमी के साइकोलॉजी पे, उसको भी इंक्लूड कीजिए डिस्कशन में। मान लीजिए कि आप जनरली जो देखा जाता है आज के दिन में कि आप किसी भगवान की पूजा करते हैं, वो आपके आराध्य हो जाते हैं। फिर उससे आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कंक्रीट रूप में मैं बोलता हूँ, आपने अपनी माँ को, फिजिकल माँ को कहा कि कल से मैं सवेरे उठ के नहाऊँगा। छोटा-सा चीज़ कि कल से सवेरे उठ के मैं नहा करके ही घर से बाहर जाऊँगा। और एक दिन किसी कारणवश आप नहीं नहा पाए, तो आपको तकलीफ़ होगी, क्यों होगी? कोई माँ पे तो कोई असर नहीं पड़ा, आपने नहीं बात लिया। या आपने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं सवेरे उठ करके एक्सरसाइज़ करूँगा, और जिसके ऊपर प्रॉमिस किया उसके प्रति आप कृतज्ञ हैं, उसमें आपको विश्वास है, फ़ेथ है, और आपने उठ करके एक दिन एक्सरसाइज़ नहीं किया, तो आपको तकलीफ़ होती है, क्यों तकलीफ़ होती है? इस दृष्टिकोण से ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए आभार व्यक्त करने का तरीका, प्रॉमिस करने का तरीका, उसको फुलफ़िल नहीं कर पाने में तकलीफ़ क्यों होती है और उससे क्या फ़ायदा घाटा हो सकता है? बोलो, तुम ही बोलना चाहते हो तो? यस सर। सर आपने जैसे कहा कि तो मेरे पिछले क्लास में एक प्रश्न आया था कि नदियों को लोक माता क्यों कहा गया है? तो सर उसका जवाब मैंने कुछ इस प्रकार लिखा था कि नदियाँ सदियों से हमें एक माँ की तरह पाल रही है, हमारे खेतों को सींच रही है। यदि हम उस नदी को गंदा भी कितना भी दूषित करें, चाहे हम उस नदी को सुखा दें, तब भी वो हमें माँ की तरह ही सदियों से सींचती आ रही है, जिसके बल पे हम अभी तक जीवित हैं। तो इस तरह हम नदी को माँ के रूप में देख सकते हैं। सर मैं वो इतना तो ही बहुत कह अच्छी वो तो बहुत अच्छी बात है राज, लेकिन अब प्रश्न तो उल्टा हो गया है ना। नदी माँ का रूप लेती है, ये तो हम लोग सब कबूल कर लिए। अब प्रश्न उल्टा ये हो गया है कि नदी के प्रति हमारा जो कृतज्ञता है, कृतार्थ है, आभार है, उसको हम कैसे व्यक्त करें एट ए इंडिविजुअल लेवल। सरकार की मत बात करना, गंगा सफाई परियोजना वो तो सरकार का काम है। एज ए इंडिविजुअल हम कैसे व्यक्त करें? एज ए इंडिविजुअल सर, हम अगर हमारे आसपास कोई नदी बह रही है तो ये हम कर सकते हैं कि अगर हम 4-5 लोग डेली उस नदी का उपयोग करते हैं, तो सप्ताह में 1 दिन उस नदी को साफ करने की कोशिश करें और उसको दूषित दूसरों को करने भी ना दें और खुद भी ना करें। और अगर हिंदू है वो आदमी, तो उसकी पूजा भी कर सकता है। एज ए इंडिविजुअल लेवल सर, इससे ज्यादा अगर कुछ कर सकते हैं तो आप बता सकते। सर मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मुझे अभी नहीं आ रहा है कि क्या हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। राज, तुमने ठीक कहा।
शिव कुमार जी शायद बोल नहीं पा रहे होंगे जहाँ हैं वहाँ से। नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ, ओह! बोल ओके, सकता ओके। हूँ। सॉरी, बोलिए। तो मैं एक कंक्रीट उदाहरण देता हूँ, नदी की बात है। अगर तुम जब जाते हो नदी नहाने या 4 लोग जाते हो, तो नदी नहाने में मान लो 5 मिनट लगता है समय, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा समय निकाल करके जिस एरिया में नहाते हो वही साफ कर दो। उसी का थोड़ा-सा जो भी जिस सिचुएशन में पाए उस जगह को, उससे उसका इम्प्रूवमेंट कर दो। और उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसकी बात करो। अगर तुमने प्रॉमिस किया कि हे गंगा मैया मैं डेली नहाने आऊँगा, और गंगा के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, बिना श्रद्धा के ये चीज़ नहीं हो सकता। तो तुम डेली नहाने जाओगे, उससे जो भी तुमको फ़ायदा घाटा है वो होगा। समय जाएगा, वो घाटा हुआ, नहाओगे, स्वास्थ्य बढ़ेगा, गंगा के पानी का सेवन करोगे, उससे स्वास्थ्य बढ़ेगा। लेकिन जब तुमको फ़ेथ है, किसी पे असीम फ़ेथ है, तो फिर तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होता है। अगर माँ पे असीम फ़ेथ हो जिस बच्चे का, जिसका भी, कि मेरी माँ जो भी मेरे लिए करती है वो अच्छा है और मैं माँ के प्रति अनकंडीशनल कृतज्ञ हूँ, वो व्यक्ति कभी भी कोई क्राइम नहीं करेगा, कभी भी कहीं कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा मैं ये चोरी करूँगा, मेरी माँ को पता चलेगा, तो उसका दिल दुखेगा। इसलिए मैं वो गलत काम नहीं करूँ जो मेरी माँ को पसंद नहीं हो। मैं कृष्ण भगवान की आराधना करता हूँ और XYZ मैं प्रॉमिस करता हूँ, फिर मेरे को लगता है अगर ये नहीं किया तो मेरे आराध्य कृष्ण भगवान को तकलीफ होगी। वो शरीर नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो मेरा विश्वास है उनके प्रति, जिसके कारण मेरे को ही तकलीफ होगी और मैं मानूंगा कि कृष्ण भगवान को तकलीफ हो रही है। मेरे कहने का मतलब है फेथ का कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये फेथ मतलब मैं धर्म नहीं बोल रहा हूँ, फेथ मतलब मैं कृतज्ञता, आभार व्यक्त करने का जो व्यक्ति में भाव पैदा होता है, उस भाव की बात कर रहा हूँ। तो चाहे वो गंगा मैया हो, तुलसी माँ हो, भारत माँ हो, सैनिक क्यों बॉर्डर पे रह करके जब कुछ होता है तो उतना तकलीफ सहता है, फिर भी शिकायत नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो अपने देशवासियों के लिए, अपने भारत के लिए कर रहा है ये काम। उस दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा था। एनीवे, काजल जी बोलना चाह रही हैं तो मैं बंद करता हूँ। नहीं सर, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं बता दिया और ज्यादा नहीं बोलना था मेरे को। अच्छा, ओके, ओके। बस मैं ये जो ये आपने कहा ना कि साइकोलॉजी इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं बताना चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ मैंने फ़ील की है। एक्चुअली में हुआ ये था कि अ, हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और क्योंकि मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया था कि मम्मी अब की बार एग्ज़ाम्स में मैं 9th क्लास में ही थी, ज़्यादा वो नहीं थी। तो मैंने मम्मी मेरी सिस्टर्स वगैरह जो थी वो उनके अच्छे परसेंटेज आते थे और मेरे कई बार कम भी आते थे, तो उससे मैंने मम्मी को दुखी होते देखा। तो मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया कि ये 9th क्लास में ना मैं किसी रैंक पे आऊँगी अपनी क्लास में, चाहे फर्स्ट आऊँ, चाहे सेकंड आऊँ, चाहे थर्ड आऊँ। तो हुआ ये था कि मैंने बहुत मेहनत की, मैं रात में उठ-उठ के मैंने पढ़ा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी को ऐसा लगे कि नहीं कर पाए। तो उसके लिए मैंने मेहनत भी बहुत की और लेकिन है ना, मैं आ नहीं पाई किसी रैंक पे। तो आ नहीं पाई ना, तो फिर जब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी देखिए मैं आ नहीं पाई, तो वो जो मैंने अपने दिल मतलब अपने मन में बना के रखा था ना कि अब की बार ये जो फीलिंग है मैं अपनी मम्मी को दूँगी। लेकिन जब मैं उस टाइम नहीं दे पाई ना, उस समय उसका इफ़ेक्ट लगभग 1 महीने तक मेरे माइंड और मेरे बिहेवियर में रहा। कि मुझे मतलब मम्मी को देखने के बाद मुझे ऐसा फ़ील होता था मैंने मम्मी के साथ अच्छा नहीं किया है। मुझे इस बात का दुःख नहीं था मेरे मार्क्स थोड़े कम आए। मुझे ये लग रहा था कि मैंने मम्मी को दुःख दिया है। तो वो जो मोमेंट होता है ना, वो जो मेंटालिटी अपने दिमाग में ऑलरेडी बन जाती है उस समय जब हम बिल्कुल फ़ेद कर रहे होते हैं आँख बंद करके और हमें लगता है कि हमें करना ही है और वो कर नहीं पाते ना, उस समय ना बहुत अंदर से बहुत मतलब डिस्टर्ब फ़ील होता है। तो ये चीज़
हर जगह जब हम किसी को आराध्य मानते हैं या किसी की पूजा करते हैं या किन्हीं के लिए अपने तरफ से बिना किसी स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं ना, तो ये देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हो भी चुकी है और नेक्स्ट ईयर 10th में मैं सेकंड रैंक पे आई अपनी क्लास में। उस समय जब मैंने मम्मी को बताया तो मैं उनको वो प्राउड फ़ील करवा पाई। तो ये वो 1 साल लग गए मुझे वो चीज़ कर मम्मी को फ़ील करवाने में और वो 1 साल मैं बता नहीं सकती मैं कितने डिप्रेस्ड रहती थी। इसकी वजह से कि अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जब पूरा नहीं होता है ना, तो उस समय आप अपने आप को दोषी मानते हैं। तो वो चीज़ फीलिंग होती है साइकोलॉजी के तौर पे जो ब्रेन पे असर डालती है हमारे डेली के रूटीन पे भी असर डालती है। मेरी साइड से बस इतना ही था सर। अभी टाइम हो गया है, पता नहीं आज गूगल क्यों अलर्ट नहीं कर रहा है। किसी और को कुछ कहना हो तो आप बोलें, नहीं तो फिर कॉल हम कंक्लूड करें। अखिलेश जी और बोल। अखिल जी, एक कंक्लूजन में मैं एक दो चीज कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको जमीन पर लाने के लिए। कुछ बच्चे हैं, 2-3 बच्चे यहाँ पर, उनका भविष्य सामने है। एक तो ये कि ये कोई नई चीज नहीं है कि माताएं काम कर रही हैं। गांव में जो गरीब लोग थे, वो दिन भर खट कर औरतें काम करती थीं, घास काटती थीं, लोगों की सेवा करती थीं और बाद बाद में अपने रात को घर आती थीं। उस वक्त बच्चे उनका इंतजार करते रहते थे। वो आज की स्थिति से कोई ज्यादा अलग नहीं थी, जहां बच्चे इंतजार करते रहते हैं माँ के आने का और माँ काम करती रहती है। तो किस तरीके से वो संस्कार बना रहा, वो हमें सोचना है। आप में से जो यंग लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वो चीज थी। दूसरी चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि चुनौती जो अभी समाज के सामने है, वो है कि दूरियां बढ़ गई हैं। पहले जब माता गरीब लोगों की औरतें काम करती थी तो शाम को घर आ जाती थी और बच्चे घर में रहते थे। आजकल बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, 100, 150, 1000 मील दूर। तो वैसी स्थिति में जब माँ को कोई तकलीफ हो तो कैसे आएंगे? तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिस पर आप लोगों को ध्यान देना होगा, लेकिन उसका रास्ता समाज निकालता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त कर रहा हूँ। जी, आपके हाथ में कंट्रोल है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज कॉल अभी कंक्लूड करते हैं। अगला शनिवार को जो टॉपिक है वो खास करके 10वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम देकर के एडमिशन लेना चाहते हैं। तो टॉपिक का नाम भी है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और जो बोलने वाले हैं वो काफ़ी दिन से इस क्षेत्र में हैं, तो उम्मीद है आप लोग आकर के उसका लाभ उठाइएगा। और अगर किसी कुछ नहीं करना तो आप कॉल बंद करना चाहते हैं